नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा का आज ये आखिरी पार्ट है, यानी कि आज ये 5वां पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो चर्चा हमारी शुरू हो रही है उसमें हम 5 भागों में बात करेंगे। आज के वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां पे हमने पिछले वीडियो को खत्म किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताया था और साथ ही ये भी बताया था कि 1947 में कैसे हमारा देश आजाद होता है। हमें आजादी तो मिल गई थी, लेकिन आजादी के साथ में जो स्ट्रगल था वो ऐसा नहीं था कि वो स्ट्रगल समाप्त हो गया, जबकि ये कहा जा सकता है कि आजादी मिलने के बाद से संघर्षों की सही शुरुआत होती है। यानी कि उसके बाद ऐसा तो स्ट्रगल नहीं था, लेकिन हाँ, इसके बाद से जब देश हमारा आजाद होता है वहां से हमारे पास चुनौतियां आती हैं। बहुत सारी चुनौतियों को हमको फेस करना होता है, जैसे कि हमको एकता रखनी है, आपस में भाईचारा रखना है, लोगों में समानता रखनी है। इन सारे जो आइडियाज थे, इन सभी को लेकर एक डेमोक्रेसी को चलाना था, एक देश को चलाना था और इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जरूरत थी एक संविधान की। बिना संविधान बनाए कोई भी देश मुझे नहीं लगता कि चल सकता है जिस देश में डेमोक्रेसी हो। अगर आपको डेमोक्रेसी में शासन चलाना है तो उसके लिए संविधान की जरूरत होती है। संविधान एक बहुत बड़ा वृत्त होता है जिसके अंतर्गत रह के जो फंक्शंस होते हैं, जो मशीनरीज होती हैं, वो अपने कार्य को जो है परफॉर्म करती हैं। तो इसीलिए इस देश को चलाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की हम बात करते हैं यहां से। कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के लिए क्या हुआ कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जो हुआ उसमें जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी, 296 सीट थी, उसमें 296 सीटों में से 211 सीट पर कांग्रेस स्थापित होती है और बाकी की जो 73 सीट्स थी उस पे मुस्लिम लीग का कब्जा होता है। और इससे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फॉर्म तो हो जाती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फॉर्म होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक तरह से कह सकते हैं कि स्वराज्य वाली नहीं थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अबॉलिश भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1947 में जब इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो उस इंडिपेंडेंस एक्ट में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है उसको पावर दी जाती है, वो सॉवरेन बॉडी बनती है वहां से, यानी कि संप्रभु या कह सकते हैं कि स्वराज्य वाली बॉडी बनती है जिसपे हमारा अपना अधिकार होता है, जिसको फंक्शन करने का अधिकार हमारे पास आता है। तो यहां से एक सॉवरेन बॉडी के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित होती है। इसके बाद क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत सारे सदस्य हमारे भारतीय चुने जाते हैं, जिनमें प्रमुख सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, राधा कृष्णन जी थे, भीमराव अम्बेडकर थे, मौलाना आजाद थे। इस तरह के बहुत सारे लीडर्स, काफी प्रोमिनेंट लीडर्स कह सकते हैं, थे। इन सभी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य के रूप में कार्य किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग, यानी कि जब एक स्वराज्य वाली बॉडी बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब उसकी पहली मीटिंग रखी जाती है। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को रखी जाती है। इस मीटिंग के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन घोषित किया जाता है और इसके साथ ही अलग अलग कमेटीज का गठन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार होता है वो उसी रिपोर्ट के बेसिस पर तैयार होता है
और 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार होता है और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है 7 सदस्यों की, जिसका चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को घोषित किया जाता है। इसके बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश किया जाता है जनवरी 1948 में। 8 महीने का समय दिया जाता है इस ड्राफ्ट पर डिस्कस करने के लिए और साथ ही जो संशोधन हो उनको प्रस्तावित करने के लिए। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं, जिनमें से 2,473 संशोधनों पर चर्चा की जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन चर्चाओं के लिए 11 सेशंस का आयोजन करती है और ये जो चर्चा होती है, इस चर्चा को करने में लगभग 114 दिन का समय लगता है। और इस तरह से घटना चक्र होने के कारण जो हमारा एक्चुअल ड्राफ्ट या ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान संविधान है, उसको तैयार होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का एक लंबा समय लगता है। यहां से हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। हमारा संविधान जब तैयार होता है तो इस पर जो प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होता है, प्रेसिडेंट उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करती है 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 से ही कुछ अनुच्छेद भारत पर लागू हो जाते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, इसके साथ ही 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393, ये सारे अनुच्छेद तुरंत प्रभावी हो जाते हैं। बाकी के जो अनुच्छेद बचते हैं वो 26 जनवरी 1950, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को ये सारे अनुच्छेद पूरे देश पर प्रभावी होते हैं। और साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम रखा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके साथ क्या होता है कि जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है, उसके साथ ही जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था वो समाप्त हो जाता है और उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही जो प्रिवी काउंसिल था, यानी कि जो फेडरल कोर्ट थी, वो भी रिप्लेस कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि जो फेडरल कोर्ट पहले रन करती थी उसका स्थान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले लेती है। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे देश पर प्रभावी होता है और यहां से हम एक डेमोक्रेसी के रूप में पूरी दुनिया के सामने आते हैं और यहीं पे हमारी जो जर्नी चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, उसका समापन भी होता है। उम्मीद करता हूं कि मेरे जो पिछले वीडियोस थे और जो आज का वीडियो है, इन सभी में आपको जो भी फैक्ट्स मैंने बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ चीजों में डाउट रहता है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में जाकर उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पर मेरा लेक्चर चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको जो भी चीज समझनी होगी, जिस भी बारे में आपको जानना होगा, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया होगा, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता गया, कैसे जो हमारा करंट सिस्टम है वो शेप लेता गया, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आज अपनी ये सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
आगे मैं और भी आपको वीडियोस देता रहूंगा। आप सभी से निवेदन इतना ही है कि विधिक रक्षा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो विधिक ज्ञान है वो आम जनमानस को हो सके और जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जानकारी हो सके। आप सभी के लिए काफी मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं, तो आपका छोटा सा सहयोग हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में काफी मदद करेगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।